वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, किस तरीके से हैजर्स को काम करने के लिए बोला गया, क्या क्या चीज़ें की गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दी ना, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूएसडीआरआर के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। क्या न्यूज़ है, कैसे न्यूज़ है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात आती है, दो न्यूज़ आई है अभी लास्ट 2 डेज के अंदर अंदर ही। पहली न्यूज़ तो ये है कि भाई बताया गया है कि आरबीआई ना काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरत रही है, किसको लेकर, ईटीपी प्लेटफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, ये न्यूज़ आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, न्यूज़ आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहता है कि भाई सेकंड न्यूज़ आती है। सेकंड न्यूज़ आती है आज मतलब 27 तारीख को कि भाई आरबीआई के जो नॉर्म्स थे ना, जो करेंसी डेरिवेटिव के लिए लाए गए थे, उसके कारण क्या हो रहा है, सबके सब डॉलर को बाय करते जा रहे हैं और सेलर मिल नहीं पा रहे हैं। तो हम दोनों की दोनों न्यूज़ को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं और एनालाइज करने के बाद में आपको पता लगेगा कि यूएसडीआईएनआर क्यों बेसिकली वापस चलने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आप में से कम 20+ लोगों की तरफ से मुझे इस न्यूज़ की वजह से लाइक मैसेजेस आए हुए हैं फ़ोन के ऊपर। सो आवाज़ की इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। माफी चाहूंगा थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या न्यूज़ है, न्यूज़ को जरा एक बार एनालाइज करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो आई, इसमें कहा गया है कि भाई जो ईटीपी प्लेटफॉर्म्स है, आरबीआई काफी ज्यादा सतर्कता बरत रही है ईटीपी प्लेटफॉर्म को लेकर। देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एलिस ब्लू, ये होता है। इनकी बात की जाए तो अब क्या है, करेंसी मार्केट के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग ईटीपी हुआ करते थे, जैसे 13 ईटीपी ऑलरेडी थे यहाँ पे, जो कि यूज किए जाते थे बड़े प्लेयर्स के द्वारा फॉर हैजिंग पर्पस। अभी की बात करें, सो अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है मींस इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें यहाँ पे एटीपी प्लेटफॉर्म के बारे में, जो यूएसडीएनआर में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, इस पर्टिकुलर जगह पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि एटीपी प्लेटफॉर्म आम जनता के लिए ना होकर ये केवल हैजर्स के लिए है। तो ये बात ध्यान रखो। पहली चीज तो ये है कि आरबीआई ये भी चाहता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक बड़े प्लेयर तो जो हैजर हुए वो तो है ही, बट रिटेल ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी ये एटीपी प्लेटफॉर्म लाए जा रहे हैं। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं, इसके बारे में ना प्रॉब्लम ये आती है, ये वाली जो चीज़ है कि समझने में दिक्कत हो जाती है, क्या चीज़ है, कैसे किया जाए। भाई मैं तो इसका एक सिंपल सा तरीका करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और करने के बाद ना सीधा चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, भाई इसको एनालाइज करके बता दो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि एटीपी प्लेटफॉर्म जो कनेक्टिविटी की जा रही है इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के साथ में, ताकि हमें और भी अच्छा वॉल्यूम देखने के लिए मिले। अब बात आती है, ये तो बात हो गई चलो सब कुछ की बहुत अच्छी बात है, आरबीआई कुछ ना कुछ कर रहा है, तालिया, यहाँ तक की न्यूज़ थी। अब जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है, वो क्या कहती है कि आरबीआई ने जो यहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव को लेकर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उसके अंदर केवल बायर अवेलेबल है। देखो एक बात समझना, मैं ये बात पहले से बोलता आ रहा हूँ, हमारा मेन मोटिव यही था कि अगर हम यूएसडी आईएनआर की हम बात करते हैं, सो हमारा कहना यही था कि ये अप ट्रेंड में ही रहने वाला है, और ये बात, ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी आपको प्रूफ करके दिखाएगा। और हमारे यहाँ पे जो इंडिया में काम करते हैं ना लोग, आप देखो इंडिया के अंदर क्या होता है, इतना ज्यादा टैक्स लगता है। ठीक, गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि आप एक्सपोर्ट करो, बट एक बात तो बताओ, इंडिया में काम करना तो इतना ज्यादा टैक्सेबल होता है, इंडिया से बाहर काम करना कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे अभी भी प्रेजेंटली भी इंडिया में जो मैक्सिमम लोग काम करते हैं ना, वो इम्पोर्टर ज्यादा है कंपेरिजन देखा जाए एक्सपोर्टर के। मतलब हम लोग प्रोडक्ट को इंडिया में ज्यादा लेकर आते हैं, ये बात सब जानता है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे न्यूज में बोला गया है कि ओपन इंटरेस्ट जो करेंसी डेरिवेटिव के हुआ करते थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर, वो कभी हुआ करते थे 44 लाख हुआ करते थे, आज वो केवल 7 लाख रह गए, 7.5 लाख रह गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है कि एक पूरे के पूरे सिस्टम को खराब कर दिया गया विदाउट एनी रीजन। अगर कोई रीजन दिया जाए आरबीआई की तरफ से कि भाई देखो मैं ये चीज इसलिए बंद कर रहा हूं, मुझे ये रीजन दिखाई दे रहा है, बट इससे किसी को फायदा तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो इंडिया में जो भी करेंसी डेरिवेटिव मार्केट थी ना, जिसके अंदर काम किया जाता था, उसके अंदर यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस लाई गई, जिसके कारण जो स्पेकुलेटर हुआ करते थे, मतलब आप और हम, जो वहां पे एक वॉल्यूम प्रोवाइड करते थे, उनको हटा दिया गया। तो अब क्या हुआ, जो जेन्युइन जो डील करने वाले लोग हैं करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, केवल वही लोग रह गए जिनके पास एक्सपोजर होगा। अब एक बात तो बताओ, जिनके पास एक्सपोजर होगा क्या वो ट्रेडिंग करना चाहेंगे? तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लोग, हम लोग एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट करते हैं, सामान हमारे यहाँ पे बाहर से इंडिया में आता है। सो उस कंडीशन में हम
जो काम करेंगे हमें क्या करना पड़ता है, यूएसडी आईएनआर को केवल बाय करके चलना पड़ता है। अब जब कोई बाय करना चाहता है तो यार सामने वाला कोई सेलर भी तो होना चाहिए ना, बट वहां पे सेलर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। पहला पॉइंट, यहां तक की बात ही क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप जो इसमें लाइक आर्टिकल में बताया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइडलाइंस जो आई उसके अनुसार 3 मई से ये कहा गया कि भाई हर एक के पास में ना एक्सपोजर होना चाहिए। अब एक्सपोजर होगा, सो उस कंडीशन में एक्सपोजर जिन पे होगा तो ठीक है, बट जिस पे नहीं है, जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं, उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया विदाउट एनी लॉजिक को यूज ना करते हुए। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल के अंदर ही बताया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डाटा कोई मैं अपने पास से नहीं लेके आ रहा हूँ, ये हमारे एनएसई का एक्सचेंज का डाटा है कि किस तरीके से करेंसी डेरिवेटिव के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो हुआ करता है वो एकदम डाउन हो गया है। कहाँ पे 44 लाख हुआ करता था, केवल और केवल 7 लाख रह गया है। और अगर हम बात करें ऑप्शंस के अंदर, ये तो हुई फ्यूचर की बातें, ये तो बातें हुई फ्यूचर की। अब ऑप्शंस की अगर मैं बातें करूं तो भाई कभी वहां पर वॉल्यूम जो हुआ करती थी वो आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी थी, 1 करोड़ प्लस मींस 1 करोड़ 4 लाख के आसपास की वॉल्यूम थी, और आज केवल वहां पे वॉल्यूम रह गई है केवल और केवल 4 लाख। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में ये दिखाता है कि किस तरीके से हैजिंग करने के लिए जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर भी किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इनसफिशियंट है ट्रेड करने के लिए, मार्केट के अंदर वर्क करने के लिए। चेंजेस को देखकर जो बातें की गई, चेंजेस पे क्या बातें की गई देखो, ये समझो। जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज किया गया मार्केट के अंदर, इसके कारण यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, बैलेंस खराब हुआ, प्लस मैक्सिमम लोग डॉलर को बाय करके चलना चाहते हैं, सेल कोई करना ही नहीं चाहता, मार्केट वही चल पाती है। अब क्या होगा, अब और भी ज्यादा कह सकते हो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी तो क्या होगा, आपको और हम जैसे लोगों को अगेन वापस बुलाया जाएगा कि मालिक आइए ट्रेड कीजिए, ताकि यहाँ पे बायर के साथ में सेलर भी मिल पाए और सेलर के साथ में बायर भी मिल पाए, क्योंकि जो मैक्सिमम हैजर्स होंगे वो बाय करेंगे। अब आप कहने लगे कि यहाँ पे बैंक आ जाएंगे। आप एक बात बताइए मुझको कि मान लीजिए मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, मुझे 10,000 क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है, 10,000 क्वांटिटी के साथ में बाय करके चलना चाहता हूं। ठीक, चलो बहुत अच्छा, तालियां, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने ना इंपोर्ट किया है, मैंने इंपोर्ट किया। अब एक बात बताओ, अगर बैंक के साथ में हेज करना भी चाहता हूं तो वहां पे कोई एक्सपोर्टर तो होना चाहिए ना, जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वही तो वहां 10,000 क्वांटिटी को सेल करेगा, या फिर तो वहां पे आरबीआई आके सेल करेगी। आप ये चीज सोच सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सामने निकल के आएगी। अब मान लीजिए मैंने बाय कर लिया, बहुत अच्छा, बाय करने पर क्या होगा, मुझे पता है यूएसडी ऊपर जाएगा वो ऊपर भी गया, जाने के बाद क्या होने वाला है, ध्यान से समझो। जिस इंसान ने सेल किया है उस इंसान को वहां पे आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा, और वो लॉस क्यों देखा जाएगा आप खुद समझ सकते हो। लॉस देखने की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये रहेगी कि वो लॉस डायरेक्टली किसको होने वाला है, वो लॉस होने वाला है जो आरबीआई होगा या फिर जो एक्सपोर्टर है उसको होना चाहिए। तो ये कोई भी यहाँ पे कोई भी इक्वेशन बैठ नहीं रही है ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप बोला गया, खुद यहाँ पे बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी को देखा जाए तो यहाँ पे अकाउंट डिफिशिएट की बात करें, हायर इन्फ्लेशन की बात करें, हायर इंटरेस्ट रेट की बात करें, इसके कारण लॉन्ग टर्म की टेंडेंसी है कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट ही होगा। और जो यहाँ पे काम किया जाता था हैजिंग के लिए भी वो किया जाता था, ताकि रुपी की जो डिप्रिशिएशन होगी उसको मैनेज किया जा सके। क्यों, मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो इंपोर्टर्स हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो इंपोर्टर्स हैं तो उनको तो यूएस डिनर बाय करके चलना पड़ता था अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे रखा गया। और जो बात मैं हमेशा से बोलता हूँ ना कि यूएस डिनर का ट्रेंड अप है, उसके पीछे ये भी एक चीज मोहर लगा देती है, जो आप समझ सकते हो कि रुपये को बोला जाता है कि इंटरेस्ट रेट हाई है, टेंडेंसी इसकी डिप्रिशिएट होने वाली ही है, ठीक है। और ये बात आरबीआई भी बहुत अच्छे से जानती है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, यहाँ पे बताया गया है इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, आरबीआई को बेसिकली अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने क्या क्या चीजें की, किस तरीके से हैजर्स को काम करने के लिए बोला गया, क्या क्या चीजें की गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दी ना, उसमें ये एक लाइन है कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मार्केट की लिक्विडिटी को और बैलेंस को बनाए रखने के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर उनकी एब्सेंस हो जाएगी, वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो काम नहीं करेंगे, देन लिक्विडिटी का इशू यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और वो आपके सामने देखने के लिए मिल भी रहा है। अब अगर रिक्वायरमेंट अंडरलाइंग एक्सपोजर की रखी जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के अंदर, तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जेन्युइन हेजर्स के लिए भी ट्रेड करना। और ये बात मैं स्टार्टिंग से बोलता जा रहा हूं, और एक जेन्युइन इंसान जो इस चीज को समझता है ना, वो इस बात को मान भी रहा होगा कि हाँ ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल करेक्ट है, स्पेकुलेटर जरूरी होते हैं और हैजिंग करने के लिए स्पेकुलेशंस की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही तो वहां पे वॉल्यूम प्रोवाइड कराएंगे ना तो ये बात आई विश आरबीआई जल्दी से जल्दी समझेगी। चलो जी नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप ये कहता है, रिजल्ट्स क्या निकल के आता है, रिजल्ट्स ये निकल के आता है कि मार्केट के अंदर अगर ऐसा बना रहा तो जो लोग मार्केट में काम करने के लिए कैपेबल हैं,
जो एलिजिबल है कौन, जो हैजर्स हैं जिनके पास में सच में एक्सपोजर है, वो भी मार्केट से एग्जिट कर देंगे। और एग्जिट करने पर क्या होगा, रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे कोई भी काउंटर पार्टी नहीं मिल पा रही है, लिक्विडिटी का इश्यू क्रिएट हो रहा है, तो भाई वो भी क्यों काम करेंगे, वो भी क्या करेंगे, डिक्लाइन वॉल्यूम को देखते हुए दूसरी चीजों के अंदर काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। काउंटर ट्रेड किस में ले सकता है, गोल्ड में ले सकता है। सिंपल सी बात है, रुपये की वैल्यू टूटती जा रही है, सबको पता है रुपए की वैल्यू टूटती जा रही है, सबको पता है। सो भाई उस कंडीशन के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो रुपये के टूटने की वैल्यू को लाइक इक्विवेलेंट कर पाए, वो है गोल्ड। तो ये अल्टरनेटिव सोर्स सर्च करने की कोशिश की जाएगी। अगर जल्द ही आरबीआई ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला, देन अभी तो जो आपको वॉल्यूम्स दिखाई दे रही ना, वो वॉल्यूम्स भी खत्म हो जाएगी। और रही बात आरबीआई की, तो आरबीआई के पास में कोई ऐसा पुख्ता रीजन तो हो जिसके कारण आरबीआई बोले कि बेटा मुझे करने देना ही नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है। सो यहां पर आप नोटिस करोगे कि कुछ ही टाइम के अंदर लाइक हो सकता है कि हम सोकर उठे और मॉर्निंग में न्यूज आए कि आरबीआई ने अलाउ किया विदाउट एक्सपोजर, लाइक आप 1000 लॉट तक वर्क कर सकते हो, 2000 लॉट तक वर्क कर सकते हो। तो ये आर्टिकल देखकर आप ये चीज क्लियरली समझ सकते हो कि आरबीआई के कुछ अपने इंटेंशंस हैं, जो इंटेंशन उनके पूरे हो जाएंगे देन उस कंडीशन में इसको ओपन करने की बातें की जा रही है। मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी इसके पीछे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं, क्या हुआ यूएसडीएनआर का, क्या हुआ यूएसडीएनआर का, ये कमेंट के अंदर मेरे बहुत सारे मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा कि अभी आप कमोडिटी मार्केट में काम कीजिए, कमोडिटी मार्केट आपको रोक नहीं रहा है। जैसे ही यूएसडीएनआर की न्यूज आती है मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, आप फिर से सॉरी अगेन काम कर सकते हो। सो ये चीजें यहाँ पे निकल कर आती है। आई विश कि यहाँ तक की बातें बहुत इजीली मैंने आपको समझाई हो। एंड जो इंसानों को लग रहा है ना, जिनको डर लग रहा है अजी क्या होगा हमारा क्या होगा, मैं बोलना चाहूंगा यार ये चीजें कैसे बंद हो सकती है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया हुआ है कि यूएसडी आईएनआर की मैं बात करूं तो हैजिंग करने के लिए है, मैं एग्री करता हूं। फिर तो जो एफएनओ सेगमेंट है, जो हमारा एफएनओ सेगमेंट है उसकी भी बात करें, वो भी हेजिंग के लिए होता है। सोचो जो यूएसडीआर में रूल लगाया है इन्होंने, अगर यहाँ पे रूल लगा दिया ना, तो आपको बताना चाहूंगा 95% जो ट्रेडिंग होती है ना वो एफएनओ सेगमेंट में की जाती है। ठीक, 5% होती है वो इक्विटी में होती है। और इस 5% से आप सोचो, मैंने आज 1000 शेयर बाय किए एसबीआई के, मैंने स्विंग ट्रेड डाली या फिर डिलीवरी में काम किया। सोचो 6 महीने बाद अब मैंने नेक्स्ट ट्रेड डाली, तो यहां पर किसको फायदा होगा, क्या यहाँ पे ब्रोकर को फायदा होगा, क्या यहाँ पे एक्सचेंज को फायदा होगा, या यहाँ पे ट्रेडिंग बनेगी, कोई मार्केट का कंडीशन नहीं बनेगी। तो जो लोग यहाँ पे पैनिक में आ रहे हैं, अभी दो चीज की पैनिक चल रही है मार्केट के अंदर। पहली क्या है, एफएनओ ट्रेडिंग को बैन कर दिया जाएगा फॉर आम जनता। नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, वॉल्यूम इशू। यूएसडीएनआर के अंदर ये लोग ये करके देख चुके हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ एजुकेशन जरूरी है, और ये तो मैं भी कहता हूं ना, ये तो मैं भी कह रहा हूं ना कि आपको एजुकेशन लेना जरूरी है। दूसरी बात आ जाती है, एफएनओ के अंदर कहा जा रहा है कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर हैजिंग के लिए है तो केवल हैजिंग के लिए ही कर सकते हो। नॉट पॉसिबल। सोचो मेरे पास सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण प्रॉब्लम हो रही है। सोचो 1000 शेयर है मेरे पास में, मैंने 1000 शेयर बाय किए हैं 800 रुपए के प्राइस पे। अब मुझे हैजिंग करनी है, तो हैजिंग कैसे की जाती थी, मैं यहाँ पे क्या करता था, 750 की जो मेरी पुट है मैं उसको बाय कर लेता था। यही तो हैजिंग का एक नॉर्मल तरीका था कि भाई मेरे 50 पॉइंट से ज्यादा का मुझे लॉस नहीं होने वाला, और मैं यहाँ 750 की जो पुट की वैल्यू मैंने बाय किया उसके अंदर मैं लॉस खाने के लिए तैयार हूँ। इसको तो हैजिंग कहते थे। अब क्या है, सोचो आपके पास तो 1000 शेयर है, तो आपने यहाँ पे एक लॉट के अंदर 2 लॉट के अंदर जो भी करना है आपने पी बाय कर ली, बाय करने का आपको अधिकार मिल गया। बट जो सेल करेगा वो कौन करेगा, जिसपे 1000 लॉट नहीं है, 1000 शेयर नहीं है। तो ये टोटली इनलॉजिकल हो जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एफएनओ के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आया था ना, अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनी थी, ये रॉन्ग है। ये आई थिंक एक फेक न्यूज थी। किसी ने न्यूज सुन ली, किसी रिपोर्टर ने, और रिपोर्टर को एफएनओ सेगमेंट काम कैसे करता है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो रिपोर्टर है। सिंपल सी बात है। सो उस कंडीशन में उसने रिपोर्ट छाप तो दी, बट उसके अंदर के लॉजिक को समझने की जरा सी भी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये तरीका हो सकता है। दूसरी बात आती है यूएसडी आईएनआर के बारे में। सॉरी दोस्तों, यूएसडीएनआर की बात की जाए तो भाई आप लोग जो कमेंट कर रहे हो यूएसडीएनआर क्या हुआ, यूएसडीएनआर क्या हुआ, भाई ये भी चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं 99.9% अभी भी मैं श्योर हूं कि इसको बंद नहीं किया जा सकता। आरबीआई के कुछ अपने बेसिक इंटेंशन होंगे जो इसको पूरा करना चाहते हैं। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, या तो वो क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। अभी क्या है, जो आप शेयर मार्केट में काम करते हो, पैसा कमाते हो, टैक्स देते हो, सब कुछ करते हो, वो किसके अंडर जा रहा है, वो सेबी के अंडर जा रहा है। सेबी प्लस एनएसई बीएसई जो एक्सचेंज है वो पैसा कमाते हैं, यही तो लोग कमा रहे हैं।
अभी क्या है, आरबीआई की जेब में कोई भी पैसा नहीं जाता, जबकि क्या होता है, आरबीआई के साथ मिलकर ही सेबी क्या करता है, करेंसी डेरिवेटिव को यूज करता है। तो आरबीआई को कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो अब क्या हो सकता है, जितने भी आरबीआई ईटीपी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, ईटीपी प्लेटफॉर्म्स होंगे आरबीआई के अंडर, और उसी के अंडर सब कुछ यूएसडी आईएनआर वगैरह सब कुछ रहने वाला है, जिसको हम फोरेक्स कह रहे हैं। ठीक। और सेबी की बात करें तो सेबी के अंदर कौन कौन सी चीजें रहेंगी, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के बाकी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट सेबी के अंडर रहने वाले हैं। तो सेबी कमाएगी पैसा कहां से, शेयर मार्केट वाली जगह से। आरबीआई पैसा कहां से कमाएगी, फोरेक्स मार्केट वाली जगह से। हो सकता है फोरेक्स के साथ में क्रिप्टो भी यहां पर ऐड कर दी जाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तरीका है, बाकी वेट कीजिए, यहां पर दोनों चीजें चलने वाली है। यूएसडी आईएनआर की बात करें, ये तुरंत अभी स्टार्ट होने वाला है, एक दिन सोकर उठोगे न्यूज आएगी और मैं ही आपको न्यूज दूंगा। ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं भी शांत हूँ, सब शांत है। और जहां तक मेरे भी इंटरनल सोर्सेज जो पता किया, लाइक एनएससी के अंदर बात करें, वहां पर एक ऑफिशियल है, बात की जाए तो वहां पे तो बातें चल रही है कि ये कभी भी न्यूज आ जाएगी हल्की सी और इसको चालू कर दिया जाएगा। बंद तो हुआ ही नहीं है। बंद कहाँ हुआ है, एक केवल जीरो था, जैसे आप जीरो टर्मिनल यूज करते हो, वहां पे आपसे डिक्लेरेशन लिया हुआ है, वहां पे क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई नाउ आप करेंसी ट्रेडिंग में काम कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपोजर, बात खत्म। फिर से ट्रेड करनी चालू कर दी। रोका कहाँ है, इनको करना ही क्या है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन डालना है। आम आदमी इतनी बुद्धि चला सकता है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात एफएनओ सेगमेंट की, एफएनओ सेगमेंट 2001 से चल रहा है, ठीक, ये बंद होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर ये बंद हुआ ना, तो शेयर मार्केट का मतलब समझो 95% एफएनओ होता है और 5% जो है इक्विटी होता है। हाँ, रूल ला सकते हैं कि भाई यहाँ पे एजुकेशन लेने के बाद ही एफएनओ में काम करे, इस चीज के मैं भी पक्ष में हूँ, एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। बाकी आप क्या कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप बेसिकली वेट कर सकते हो तो आप यूएसडीएनआर का वेट कर लीजिए, वरना आप क्या कर सकते हो, आप इजीली क्रिप्टो सॉरी जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर शिफ्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं आती। वहां पे भी आप काम कर सकते हो। मेनली जो काम कीजिएगा, नेचुरल गैस मिनी में आप जाके काम कर सकते हो। जाओ चेक करो, नीचे मैंने एक फॉर्म डालने के लिए दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मेरी सपोर्ट टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आपको हेल्प करती जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश न्यूज़ पॉजिटिव है और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। केवल नेगेटिव ना सोचिए, पॉजिटिव भी सोचिए कि पॉजिटिव न्यूज़ अगर एक हल्की सी न्यूज़ आ जाती है तो सारी कंडीशन फिर से वापस वैसे की वैसी होने वाली है। आपने जो स्ट्रैटेजी सीखी समझी, आप खुद सोचो। सबके सब बाय करना चाहते हैं, सेलर है ही नहीं, सेलर पहले काम नहीं थे, मतलब सोचने की बात है, क्या कभी ऐसी प्रॉब्लम आई, नहीं आई। तो कब नहीं आई, जब आम जनता अवेलेबल थी, तो आम जनता को फिर से अवेलेबल कर दिया जाए, बात खत्म। यही तो इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे बायर है, सेलर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आरबीआई थोड़ा ना आएगी सेल करने के लिए कि बायर है तो चलो सेल में कर देती हूँ, नॉट पॉसिबल ना, लॉजिकल बात करो। तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो वापस हम लोगों की एंट्री यहाँ पे करवानी ही पड़ेगी आरबीआई को। ये बात ध्यान रखिए, ये पहले भी ड्रामा हो चुका है 2013 के अंदर, ये आज भी ड्रामा हो रहा है और ये आई थिंक फिर से चुनाव के टाइम पे फिर से होगा। अगर ये अब चल जाता है, मैं नहीं मानता कि ये रुकने वाला है, और ये अभी भी रुका नहीं है, अभी भी चल ही रहा है। कॉमन सी बात आती है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। एंड मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा साउंड क्वालिटी के लिए, बिकॉज मेरी तबीयत खराब है एंड थोड़ा सा फीवर है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करते हैं। एंड अपना जो भी आपकी लाइक कह सकते हो कमेंट है ना, नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि आरबीआई क्या चाहता है। आरबीआई के दिमाग में शायद यही चीज़ है कि आरबीआई के अंडर अब फॉरेक्स मार्केट होना चाहिए, ताकि वो भी पैसा कमा पाए, वो भी एक ऐसी संस्था बन पाए जो खुद का पैसा खुद से कमाती है। समझ रहे हो, ऐसे ही तो हो रहा है ना, सेबी भी खुद से खुद का पैसा कमाती है वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और बाकी रही बात करेंसी डेरिवेटिव को रोकने की, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठता। वैसे भी आज के टाइम पे ना तो लोगों के पास जॉब है, ना ही लोगों को ये लोग दे पा रहे हैं। कौन दे पा रहा है आजकल, आप देखोगे कहाँ नौकरी मिल पा रही है, कौन सी नौकरी मिल पा रही है। सो उस कंडीशन में मैं नहीं समझता कि आरबीआई हो या गवर्नमेंट हो वो ऐसा डिसीजन लेना चाहेगी कि आम जनता जो काम कर रही थी अपनी खुद की इच्छा से, उस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऐसे ही एफएनओ सेगमेंट के ऊपर बात करें, अगर ये रोक देंगे या बंद करने की बातें करेंगे तो आम जनता जो होगी इनके साथ क्या करने वाली है आप जानते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये जॉब नहीं दे पा रहे हैं। देश के अंदर प्रॉब्लम्स कितनी हैं वो आप देख सकते हो। लाइक नौकरी की बात करें, पैसे की बात करें, कितनी सैलरी मिलती है लोगों को, तो उनकी अपॉर्चुनिटी है भाई, वो अपने उस पर्टिकुलर मिडिल क्लास के ट्रैप को अगर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको रोकने वाले कौन होते हो, आप उसको अपॉर्चुनिटी से रोकने वाले कौन होते हो। तो वो भी बात निकल के आती है। आई विश की ये बातें समझ में आ गई होगी। और जो इंसान पैनिक में है कि क्या होगा क्या होगा,
मेरे भाई तुम्हारे पैनिक लेने से कुछ नहीं होगा, मेरे पैनिक लेने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ है जो होना हो वो अच्छे के लिए होता है। मैं तो बात बोलना चाहूँगा, अभी भी अच्छा ही हो रहा है। आप देखोगे, आप अभी भी देखो तो अभी भी अच्छा ही हो रहा है। बस देखने के नज़रिए की बात आ जाती है। अभी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बहुत अच्छा। अगर ये प्रॉब्लम सामने आ रही है तो सेबी अगर एफएनओ पे कुछ छेड़खानी करने की सोचेगी ना, ये प्रॉब्लम उनके सामने आएगी। और सेबी अपने पेट पे लात नहीं मारने वाली भाई। कोई भी गवर्नमेंट होगी जहां से लाइक होती है ना दूध भी देती हुई गाय, उसको कोई खराब नहीं करना चाहता। वो भी किसके लिए? आम जनता की भलाई के लिए। आपको लगता है सरकार आम जनता की भलाई के लिए इतना सोचने लग गई है? मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आम जनता बेसिकली सरकार के लिए हमेशा वो चीज होती है कि उसको नोचते रहना है, और वो रियलिटी में होता भी है। आप पैसा कमाते हो तब भी टैक्स देते हो, आप पैसा कमाते हो तब भी टैक्स देते हो, आप पैसा खर्च करते हो तब भी टैक्स देते हो, आपने जो चीज खरीदी थी टैक्स दिए हुए पैसे से जब उसको बेचते हो तो भी टैक्स देते हो, आप वापस उस पैसे को अपने अकाउंट में रिसीव करते हो तो भी टैक्स पे करते हो, उस पैसे को फिर से यूज करते हो तो भी टैक्स पे करते हो। तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं होगी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करे और बार बार फेस करे। इसके पीछे आरबीआई का कोई ना कोई बड़ा इंटेंशन था, और जैसे वो इंटेंशन पूरा हो जाएगा आपको एक ऐसी न्यूज दिखाई देगी कि आरबीआई ने किया थोड़ा सा करेंसी डेरिवेटिव के ऊपर दया। समझ रहे हो? अभी तो ये बोल नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम इनको भी आ रही है ना। बड़े प्लेयर्स खुद छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, तो आरबीआई खुद देखेगी यार मैंने एक अच्छे का सेगमेंट को मार दिया। तो कॉमन सी बात है, आरबीआई डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती। आरबीआई कहेगी चलो मैं दया कर देती हूँ आपको, दया की कि 1000 लॉट तक चलो बिना एक्सपोजर के कर लेना, जज्जी ले अपनी जिंदगी। तो कुछ ऐसे वाली न्यूज आपको देखने के लिए मिलेगी। सो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कि इस न्यूज से क्या आपको कुछ पॉजिटिव चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई। कि प्रॉब्लम जब आती है तो हमारे लिए नहीं आती, एक्सचेंज के लिए भी आती है, आरबीआई के लिए भी आती है, और जो हैजर्स हैं उनके लिए भी आती है, ब्रोकर के लिए भी आती है। सब प्रॉब्लम में है केवल एक डिसीजन के कारण कि रोका गया कि एक्सपोजर कभी भी मांग सकते हैं। मतलब इन्होंने कमाल की बात है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ एक्सपोजर इफ रिक्वायर्ड, केवल एक लाइन जोड़ देना कि इफ रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ने पर। भाई वो जरूरत कब पड़ने वाली है आप बताइए, तो आप ये तो बताइए। तो यहाँ पे एक लिमिट लगने वाली है जहां तक के चांस है। अगर ये लाइन हट जाए ना इफ रिक्वायर्ड देन सब कुछ फिर से सही है। सिंपल सी बात है भाई। 100 मिलियन से ऊपर जाते हो तो एक्सपोजर दे देना, इसका मतलब आप बड़े प्लेयर हो। जो छोटे प्लेयर है 100 200 500 लॉट वाले गेम खेलते जा रहे हैं, खेलते रहो, क्या दिक्कत है? उनके द्वारा क्या होगा यहाँ पे आपको कह सकते हो आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, लिक्विडिटी मिल जाएगी। क्योंकि हम ही तो लोग हैं जो बाय भी करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल भी करते हैं। हैजर तो केवल बाय करके चलना प्रेफर करता है। तो ये बात आरबीआई जल्दी समझ जाएगी आई थिंक, क्योंकि आरबीआई बहुत पढ़े लिखे लोगों की संस्था है यार। ऐसा थोड़ा ही ना है कि एकदम से जाके वहां पे बैठ गए। अगर ऐसा है देन डेफिनेटली प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी होगी। सो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।